हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट यानी विद्युत रसायन फर्स्ट के बारे में। आज अपने आगे का लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम इसको इलेबोरेट कर रहे हैं विद थ्योरी कि क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, विद्युत अपघट्य का वर्गीकरण। बीएससी बीएड सेकंड ईयर एंड बीएससी सेकंड ईयर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स सारे बच्चे क्लास के अंदर आ जाओ एंड इन्फॉर्म टू ऑल की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ओके, सारे बच्चे फटाफट क्लास के अंदर आ जाओ बच्चों, फटाफट ज्वाइन करो क्लास। आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, आपको ये चैप्टर अब कंटिन्यू मिलेगा। आज आपकी क्लास है, कल भी आपकी क्लास होगी, इवनिंग में आपकी क्लास रखेंगे आपकी। ओके बच्चों, तो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स यानी विद्युत अपघट्य का वर्गीकरण अपने पढ़ रहे थे। हम जानते हैं कि वी नो दैट टू टाइप्स का क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन होता है बच्चों, वर्गीकरण दो भागों में बांटते हैं अपने, डिवाइड टू टू पार्ट्स मोटे रूप में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। हाँ, प्रबल विद्युत अपघट्य एंड दुर्बल विद्युत अपघट्य। ये हम कैसे क्लासिफाई किया था कि जो कंप्लीटली विच इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट इन सॉल्वेंट, जो पूर्णतः विघटित होते हैं, अपघटित होते हैं। जब उनको आप डिसॉल्व करते हो वाटर कंटेंट के अंदर, घोलते हो पानी के अंदर, तो वो कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं, जिनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल होती है, यानी लगभग 1 के बराबर होती है। वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। जिनकी 1 से कम होती है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं होते बच्चों, जिनकी 1 से कम होती है बच्चों। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन की थी कि जो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, इसके अंदर सॉल्वेंट के अंदर, विलायक के अंदर पूर्णतः विघटित होते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट पूर्णतः विघटित नहीं होते। क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स को डिफाइन करें, ऑल इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट आयनाइज into the same extent in a solution on the basis of electrolytes broadly divided in two types। सभी विद्युत अपघट्य समान रूप से विलयन में आयनित नहीं होते। इसी आधार पर विद्युत अपघट्यों को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है, बांटा गया है। सबसे पहले आता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसके बारे में मैं प्रीवियस लेक्चर में समझा चुका था, आज आपको थ्योरी को इलेबोरेट कर रहा हूं बच्चों। प्रबल विद्युत अपघट्य, द इलेक्ट्रोलाइट्स which are almost completely dissociate into ions in a solution are called strong electrolyte। वे विद्युत अपघट्य जिन्हें विलयन में घोलने पर पूर्णतः आयनों में वियोजित नहीं होते, वो क्या होते हैं, वियोजित होते हैं, उन्हें हम प्रबल विद्युत अपघट्य या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जैसे लाइक दैट एग्जांपल, सोडियम क्लोराइड इज द example of strong electrolyte। KCl, potassium chloride is the example of strong electrolyte। hydrogen chloride, sodium hydroxide, NH4NO3, अमोनियम नाइट्रेट। इट मींस जितने भी सोल्ट होते हैं बच्चों, ऑल सोल्ट, जितने भी आपको सोल्ट मिलते हैं, जितने भी आपको लवण मिलते हैं ना, वो सारे के सारे कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं। तो सारे के सारे लवण, ऑल सोल्ट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वो सारे के सारे प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं बच्चों, जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं आपके, स्ट्रॉन्ग बेस मतलब होता है जो कंप्लीटली डिसोसिएट होकर के OH आयन को रिमूव करते हैं, कंप्लीटली OH आयन देते हैं या OH आयन को रिमूव करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस को त्यागते हैं पूर्णतः, वो होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस यानी प्रबल क्षार। और स्ट्रॉन्ग बेस के अलावा स्ट्रॉन्ग एसिड, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं बच्चों, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार और लवण, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की श्रेणी में आते हैं, इनकी डिवीजन में आते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन में आते हैं। ओके बच्चों, दैट्स इज क्लियर हो गया आपको। चले आगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट, दुर्बल विद्युत अपघट्य, वो अपघट्य होते हैं द इलेक्ट्रोलाइट विच डू नॉट आयनाइज्ड कंप्लीटली एंड आर नॉट डिसोसिएटेड इनटू आयंस इन सॉल्यूशंस आर कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट। वे विद्युत अपघट्य जो पूर्णतः आयनित नहीं होते एवं विलयन में आयनों में वियोजित नहीं होते, दुर्बल
दुर्बल विद्युत अपघटय कहलाते हैं। बच्चों मैंने जो नोट्स बनाए हैं बिल्कुल इजी एंड कंफाइंड लैंग्वेज में बनाए हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, और सारे के सारे एग्जांपल देने की मैंने कोशिश की है। तो इसको बच्चों पढ़ लो, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इससे बाहर आपने कुछ भी लिख करके आना, पॉइंट टू पॉइंट बात करनी, लैंग्वेज को बड़ा अच्छे तरीके से आपने नोट्स बनाने हैं। ओके, आपको सारे लेक्चर मिलेंगे, पूरे की पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करवाऊंगा, और उसके बाद अपने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आपके पेपर का कोई अता पता नहीं, पेपर कब होंगे, पेपर आपके बहुत लेट होने वाले हैं बच्चों, तो चिंता नहीं करनी है। वे विद्युत अपघटय जो पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, विलयन में आयनों में वियोजित नहीं होते, दुर्बल विद्युत अपघटय कहलाते हैं, जिनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी विघटित होने की कोटि अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 होती है। अल्फा की वैल्यू क्या होती है बच्चों? अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 होती है, यानी 1 से कम होती है। ये भी लिख लो कि इन दिस, तुम यहां पे लिखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी लिखो, इन दिस इलेक्ट्रोलाइट्स द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू द 1। जिनके विघटन होने की कोटि यानी टूटने की दर 1 के बराबर होती है, वो प्रबल विद्युत अपघटय कहलाते हैं। और अल्फा दैट इज इक्वल टू 1, अल्फा की मान, अल्फा की वैल्यू 1 के बराबर होती है, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% होगा, है ना। तो ये बात मैं समझा चुका हूं आगे प्रीवियस लेक्चर के अंदर। चलते हैं बच्चों आगे। एग्जांपल क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड NH4OH एंड CH3COOH एंड कार्बोनिक एसिड, बोरिक एसिड, हाइड्रोसाइनाइड एंड मर्क्यूरी क्लोराइड इज द एग्जांपल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ऑल वीक एसिड, ऑल वीक बेस। दुर्बल क्षार और दुर्बल अम्ल सारे के सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्यों की श्रेणी में आते हैं बच्चों। यहां तक बात क्लियर हुई आपको? पूरी बात, आई होप आपको सारी बात समझ में आ गई होगी वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बिहाफ में। आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, डिफरेंसेस बिटवीन मेटालिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, है ना। धात्विक चालकों व विद्युत अपघटनी चालकों में अंतर को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं बच्चों डिफरेंसेस बिटवीन मेटालिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं, पहले हम सिंपल सी बात करते हैं। ये मैं तुम्हें नोट्स बाद में इलेबोरेट करूं जो मैंने बनाए हैं, तुम्हें ये बाद में समझाऊंगा। सबसे पहले मैं तुम्हें इसको इलेबोरेट करता हूं इन जनरल पॉइंट्स के अंदर। सबसे पहले अपनी स्टडी करते हैं। मैं तुमसे एक बात पूछता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, फर्स्ट डिफरेंस क्या डालेंगे हम कि मेटालिक कंडक्टर यानी धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर एंड मेटालिक कंडक्टर, व्हाट इज डिफरेंस, क्या अंतर होता है? सबसे पहले बात करें तो अगर मैं मेटालिक कंडक्टर की बात करूं तो इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट जो जनरेट होता है, विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है, उत्पन्न होती है, वो ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। यानी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण इसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है। सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बनता है, जो मेटालिक कंडक्टर को डिफाइन करता है कि इन दिस मेटालिक कंडक्टर्स द करंट इज जनरेट ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेनली इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो ऑफ के कारण। आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक करंट जो जनरेट होता है, आप बच्चों सारे जानते हो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब तक इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं करेंगे ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण धारा उत्पन्न होती है। अगर मैं बात करूं विद्युत अपघटनी चालकों में बात करूं तो विद्युत अपघटनी, मुझे पता है कि विद्युत अपघटनी के अंदर पहला पॉइंट डिस्कस करूं तो ड्यू टू जो इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है बच्चों, विद्युत धारा जो उत्पन्न होती है ना, वो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस के कारण होती है। और मूवमेंट ऑफ आयंस कैसे बनते हैं? आयंस बनते कैसे हैं? जब इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, मान लो NaCl है, जब वो डिसोसिएट होता है ना, जब वो डिसॉल्व करने पर डिसोसिएट होता है तो Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव बनता है। और Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, दिस इज आयंस। और आयंस जो होते हैं वो फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा उत्पन्न होती है बच्चों, तो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। तो इसके अंदर आयनों की गति के कारण धारा उत्पन्न होती है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। बात समझे? सबसे पहला मोटा अंतर मैंने करवा दिया बच्चों, ठीक है। दूसरा अंतर की बात करूं, अगर मैं सेकंड डिफरेंस की बात करूं, सिंपल सी बात है कि जब भी मेटालिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, तब कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता, कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता।
कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। आपको पता है कि समर वेकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, समर सीजन स्टार्ट हो चुका है, गर्मियों का दिन आ चुके हैं, और आपने क्या किया, कूलर के अंदर या एसी के अंदर आपने वायर लगाई। मम्मी कहती कि बेटा वायर लगाओ और एसी ऑन कर दो या कूलर ऑन कर दो। तो सुबह देखा कि वायर का कलर तो था, क्या था, ब्लैक था। जब सुबह देखा तो मैंने क्या देखा कि उसका कलर व्हाइट हो गया। मम्मी इसका कलर ना ब्लैक से व्हाइट हो गया, इट इज केमिकल चेंज। क्या ऐसा होता है कभी, क्या ऐसा होता है कभी क्या कि कॉपर की वायर ली और सुबह देखा चांदी की वायर बन गई, कॉपर की वायर सुबह तक खत्म होगी, है ना। मम्मी इसमें केमिकल चेंज हो रहा है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की गति के कारण इसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, इसलिए ऐसा हुआ। ऐसा होता है कभी, नहीं होता, है ना। तो इसका मतलब डजंट केमिकल चेंज, नो केमिकल चेंज, कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता और कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती, ओनली इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, बस इलेक्ट्रॉन फ्लो किए जा रहे हैं, धारा उत्पन्न हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है बच्चों, है ना। तो कोई भी केमिकल डिपोजिशन नहीं होता, किसी भी प्रकार का रासायनिक विघटन नहीं होता, किसी भी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। ये मेन पॉइंट बनता है इसके अंदर, ये मेन पॉइंट बनता है बच्चों। लेकिन यहां पर बच्चों केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होती है जब NaCl को डिसॉल्व करते हैं, तो Na क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है और Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, और जब Cl जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और Cl नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मतलब केमिकल चेंज आ रहा है बच्चों, केमिकल डिपोजिशन केमिकल डिसोसिएशन हो रहा है इसमें, है ना, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है बच्चों। तो यहां पर केमिकल चेंज टेक प्लेस होता है, क्योंकि आयंस बनते, जब तक आयंस तब तक नहीं बनेंगे जब तक इलेक्ट्रोलाइट जो है आपका यानी विद्युत अपघटक जब तक डिसोसिएट नहीं होगा, विघटित नहीं होगा। NaCl आपका एक इलेक्ट्रोलाइट है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट NaCl है। अगर मैं एग्जांपल लूं तो अमोनियम नाइट्रेट भी आपका क्या है, जिस पे नेगेटिव चार्ज आता है इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ये भी क्या है, अमोनियम नाइट्रेट, सॉरी NH4 आएगा बच्चों यहां पर। अमोनियम नाइट्रेट भी क्या है, एक इलेक्ट्रोलिटिक है, जब वो डिसोसिएट होगा तो केमिकल रिएक्शन होगी, मतलब केमिकल डिसोसिएशन होगा, यानी केमिकल चेंज आएगा। तो सबसे सेकंड डिफरेंस, सबसे मेन डिफरेंस केमिकल चेंज, है ना बच्चों। तो नो, सबसे पहले बात करें मेटालिक कंडक्टर की, धात्विक चालक की बात करें तो आप क्या बोलोगे, नो केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस बाय पासिंग करंट, है ना। किसी भी प्रकार की विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है तो कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। जबकि हम बात करें इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की, जबकि हम बात करें विद्युत अपघटनी चालक की, केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस, केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस ऑन पासिंग करंट। जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसमें, इस पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक विघटन होता है, तभी तो आयंस बनते हैं और तभी तो मूवमेंट ऑफ आयंस होता है, और मूवमेंट ऑफ आयंस होता है ना तभी तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। मतलब विद्युत अपघटनों के अंदर अपघटन होता है और अपघटन से आयन बनते हैं, और आयन से क्या होता है, आयनों की गतिशीलता होती है, और आयनों की गतिशीलता के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है बच्चों। तो ये कॉन्सेप्ट बैठता है बच्चों। थर्ड पॉइंट आ रहा है, थर्ड पॉइंट द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, कि हम बात करें आर मतलब होता है रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। अगर हम प्रतिरोध की बात करें, अगर हम मेटालिक कंडक्टर का मतलब क्या है, मेटल्स, जितनी भी मेटल्स हैं, कॉपर की मेटल, सिल्वर की मेटल, है ना, आयरन की मेटल, जितनी भी धातुएं हैं, आयरन हो गया, लोहा हो गया, चांदी होगी, कॉपर हो गया, ये सारों के अंदर प्रतिरोध का मेन कारण क्या बनता है, ये रेजिस्टेंस कैसे उत्पन्न होता है ना। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर यानी विद्युत अपघटनों की बात करें तो इसमें जो प्रतिरोध है वो कैसे उत्पन्न होता है, वो बात करने जा रहे हैं। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये प्रतिरोध, जो रेजिस्टेंस का डिफरेंस देख रहे हैं। कि अगर मेटालिक कंडक्टर की बात करूं तो बच्चों आपको सिंपल सी पता है कि मेटल्स के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं ना, बहुत सारे एटम्स होते हैं, बहुत सारे, है ना। ये छोटे छोटे एटम्स हैं, पार्टिकल्स हैं, कण, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं, एटम्स कहते हैं। जब इनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन, जैसे ही मुझे क्या कराना है, मुझे फ्लो कराना है, तो मैं क्या करूंगा, बैटरी लगाऊंगा, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहां से भी 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 एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होना स्टार्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन की गति होनी शुरू हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी, है ना, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी।
तो आपको ये बात पता है कि जब भी किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, जब भी किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस परमाणु पे, उस एटम पे चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। और ये जो पॉजिटिव चार्ज आया ना, इसको बोलते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में या फिजिक्स में बोलते हैं कर्नेल बोलते हैं। बहुत सारे कर्नेल्स बन जाते हैं जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा होता है ना, जब इलेक्ट्रॉन की गति हो रही होती है, जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट कर रहे होते हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, परिवहन कर रहे होते हैं ना, तो बीच में क्या होता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज जो बने, जो कर्नेल बने हैं ना, ये बीच में एक ना बैरियर की तरह काम करता है, एक रेजिस्टेंस उत्पन्न करता है। कैसे उत्पन्न करता है? क्योंकि आपको पता है इस पे चार्ज क्या पॉजिटिव है, ये ना इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा। इसको बार बार जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन मान लो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की विपरीत यानी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, लेकिन बीच में क्या, ये कर्नेल्स जो होते हैं, कर्नेल्स का मतलब जब इलेक्ट्रॉन ना अपोजिट डायरेक्शन की तरफ मूव करते हैं ना बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन की तरफ मूव करते हैं, ये देखो बच्चों कि इलेक्ट्रॉन ना जब अपोजिट डायरेक्शन की तरफ मूव करते हैं यानी पॉजिटिव आयंस के विपरीत जाते हैं, तो बीच में ये ना जो पॉजिटिव आयंस, जिसको मैं कर्नेल बोल रहा हूं, ये कर्नेल बीच में हिंड्रेंस उत्पन्न करते हैं बच्चों, हिंड्रेंस बाधा उत्पन्न करते हैं। और इन्हीं कर्नेल्स के कारण, कर्नेल बच्चों समझ में आया ना, कर्नेल क्या होता है? कर्नेल वो होते हैं जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसके इलेक्ट्रॉन लूज आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन जो एटम बनता है, जिसको पॉजिटिव आयंस बोलते हैं, धनात्मक धन आयन जो बनता है उसको कर्नेल बोलते हैं। और ये कर्नेल जो है हिंड्रेंस उत्पन्न करते हैं और बाधा उत्पन्न करते हैं। तो मेनली ड्यू टू कर्नेल्स जो हिंड्रेंस उत्पन्न होती है, रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है बच्चों। यहां तक बात समझ में आई बच्चों? जल्दी बोलो शाबाश कमेंट सेक्शन के अंदर। तो इसलिए बोलते हैं कि ना कि आप ना जब भी कोई वायर लो तो उसका जो एरिया होता है, ये वाला एरिया जो उसका, ये वाला जो एरिया होता है, उसका जो वक्र पृष्ठ वाला एरिया जो होता है ना, जो ये सरफेस एरिया जो होता है, ये कैसा होना चाहिए? इसका ज्यादा होना चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर सके, इजीली गति कर सके, आसानी से गति कर सके बच्चों। तो कर्नेल के कारण ही यहां पर रेजिस्टेंस होता है। अगर मैं कंपैरिजन करूं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में, अगर मैं बात करूं विद्युत अपघटनी चालकों में बात करूं, तो इसमें आपको बताया कि जब कोई विद्युत अपघटन लेते हो आप, तो NaCl ले लिया मैंने, बहुत सारे NaCl, इट इज ए इलेक्ट्रोलाइट। जब इसको आप डिसॉल्व करते हो वाटर के अंदर तो ये Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव के अंदर डिवाइड हो जाता है। जब आपने क्या किया, एक सेल बनाया और सेल के अंदर दो टर्मिनल लगा दिए, नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल, ये लगा दिया मैंने, पॉजिटिव या नेगेटिव लगा दिया। तो अब आपने NaCl बीच में डाल दिया, ये इलेक्ट्रोलाइट है बच्चों, विद्युत अपघटन है, जो कि डिसोसिएट्स होगा आयंस के अंदर बिटवीन टू आयंस, है ना। जब ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे ना, तो क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव एंड की तरफ सारे के सारे नेगेटिव आयंस जाएंगे और नेगेटिव आयंस की तरफ पॉजिटिव आयन जाएंगे। तो इसका मतलब जब मूवमेंट ऑफ आयंस होगा, जब मूवमेंट ऑफ Na पॉजिटिव एंड मूवमेंट ऑफ Cl नेगेटिव, जब आयनों की गति होगी ना बच्चों, तो उससे क्या होगा? विद्युत धारा उत्पन्न होगी, करंट जनरेट होगा बच्चों। बात समझ में आई बच्चों आपको बात समझ में आई? ये करंट जनरेट होगा ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस, आयनों की गतिशीलता के कारण। तो जैसे ये आयन जा रहा हो, जैसे मान लो कि Na जा रहा है, जैसे मान लो Na जा रहा है और जैसे Cl जा रहा है, तो Cl मूव कर रहा है। अब Cl मूव कर रहा है, बीच में क्या हुआ कि Na पॉजिटिव इसके बीच में आ गया एज ए बैरियर। क्यों? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, दे अट्रैक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इसके कारण हिंड्रेंस जनरेट होगा, बाधा उत्पन्न होगी बच्चों, ताकि ये आयंस की गतिशीलता प्रभावित होगी, अफेक्टेड होगी इसकी जो मूवमेंट ऑफ आयंस है। तो इस हिंड्रेंस के कारण, इसका हिंड्रेंस का कारण क्या बना? ये हिंड्रेंस का कारण क्या बना? इंटर आयोनिक अट्रैक्शन फोर्स। बच्चों बात समझ में आई कि ये इंटर आयोनिक अट्रैक्शन फोर्स जो है ये बाधा बनती है, हिंड्रेंस बनती है, उसके अंदर बैरियर का काम करती है, तो ये रेजिस्टेंस उत्पन्न करता है। तो इंटर आयोनिक अट्रैक्शन फोर्स जो होते हैं वो इनके अंदर क्या करते हैं बच्चों? वो इनके अंदर हिंड्रेंस या जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं बच्चों। ये मेन अंतर आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको इलेबोरेट करता हूं बच्चों विद थ्योरी। कर्नेल की थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी, कर्नेल कैसे बनाते हैं। अब आगे की बात करते हैं बच्चों, अब आपको इलेबोरेट करता हूं विद थ्योरी।
एकदम थ्योरी बिल्कुल इजी लैंग्वेज में मैंने लिखी हुई है, सारे बच्चे फटाफट इसको नोट करना बच्चों जब भी आपको टाइम मिले। सबसे पहला अंतर, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रोसिटी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चलते हैं बच्चों, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली एंड देयर इज नो मूवमेंट ऑफ मैटर। किसी भी प्रकार का मैटर में एक्सचेंज नहीं होता, मैटर में एक्सचेंज नहीं होता, समझे। मैंने रात को कूलर की वायर लगाई, रात को वायर थी ब्लैक कलर की, सुबह व्हाइट कलर की होगी, मैटर में कोई एक्सचेंज नहीं हुआ, मैटर में कोई चेंज नहीं हुआ, कोई केमिकल चेंज नहीं होता। ओनली बच्चों इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होती है ना। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस एंड दिस इज ट्रांसफर ऑफ मैटर, दिस इज ट्रांसफर ऑफ मैटर। बच्चों मेरी बात समझ में आई आपको, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस एंड दिस इज ट्रांसफर ऑफ मैटर। इसमें ट्रांसफर ऑफ मैटर भी होता है और आयंस की गति के कारण, आयंस की गति के कारण बच्चों इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। विद्युत धारा का प्रवाह केवल इलेक्ट्रॉन की गति के कारण होता है, पदार्थ की कोई भी गति नहीं होती। विद्युत धारा का प्रवाह आयनों की गति के कारण होता है और इसलिए पदार्थ का स्थानांतरण भी होता है, क्योंकि पदार्थ तो विघटित हो रहा है, पदार्थ ही डिसोसिएट हो रहा है बच्चों। ओके आगे चले, सेकंड पॉइंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक प्लेस विदाउट द डिकम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। पदार्थ के अपघटन के बिना विद्युत धारा, विद्युत का प्रवाह होता है बच्चों, है ना। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक प्लेस विदाउट द decomposition of the substance. Flow of electricity is accompanied by the decomposition of the substance. Electrolyte। बच्चों बात समझ आई कि इसमें जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो क्यों होती है, क्योंकि इसमें डिकम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस होता है, मतलब आयनों का विघटन होता है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट का विघटन होता है, विद्युत अपघटन का विघटन होता है, डिसोसिएशन होता है और इसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है ना। विद्युत धारा का प्रवाह पदार्थ के अपघटन के साथ होता है। सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों आपको। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डिक्रीज विद एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर। दिस इज बिकॉज ऑन इंक्रीजिंग ऑन द टेम्परेचर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग कर्नेल्स इंक्रीज, है ना। Consequently, the resistance of metallic conductors increase, which creates hindrance to flow of electrons and its conductance decrease। बच्चों बात समझाने जा रहा हूं, सुनते जाना कि इसको कैसे इलेबोरेट करूंगे। ये कहता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर मेटालिक कंडक्टेंस में डिक्रीमेंट आता है। क्यों आता है? जैसे आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो जितने भी आप कहते हो सर कि टेम्परेचर को आपने इंक्रीज किया तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो बढ़ना चाहिए, बिल्कुल वाजिब सी बात है कि हाँ जी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ना चाहिए। लेकिन साथ के साथ क्या होता है बच्चों, जितने भी कर्नेल्स बनते हैं, कर्नेल्स मतलब होता है जब आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं उसके बाद जो पॉजिटिव आयन बनता है उसको कर्नेल बोलते हैं। ये कर्नेल्स के वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ये ना रैंडमली मूव करना शुरू कर देते हैं, ये ना बहुत जिगजैग फॉर्म में मूव करना वो स्टार्ट कर देते हैं। इसके कारण ये जो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो कर रहे होते हैं तो इनके बीच में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न होती है, बहुत ज्यादा हिंड्रेंस उत्पन्न होता है बच्चों। इसलिए इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो नहीं कर पाते, मूवमेंट नहीं कर पाते बच्चों। मेरी बात समझ में आई? तो इनकी जो कर्नेल्स है, कर्नेल्स की फ्लो बढ़ जाता है, कर्नेल्स की क्या बढ़ जाती है बच्चों, आवर्ती बढ़ जाती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, इनकी कंपन की गति बढ़ जाती है बच्चों। इनको वाइब्रेशनल, बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस जनरेट होते हैं और इन्हीं वाइब्रेशंस के कारण ही ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इजीली फ्लो नहीं कर पाते। अगर आपको एक सिंपल सी बात बोलूं, अपने कॉलेज के अंदर आप इजीली फ्लो कर रहे हो, इजीली एक लाइन बना करके इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, कॉलेज के अंदर आग लगा दें अपने, तो ये क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन सारे के सारे क्या होगा, इधर उधर हो जाएंगे और इनकी फ्लो टूट जाएगा बच्चों। उसी तरीके से जब आप जब आप टेम्परेचर देते हो ना तो कर्नेल्स की वाइब्रेशंस बढ़ जाते हैं और वो कर्नेल्स बहुत ज्यादा हिंड्रेंस उत्पन्न करते हैं, इस कारण वो बाधा उत्पन्न करते हैं, इस कारण ऐसा होता है बच्चों। हिंदी में बात करूं तो तापमान में वृद्धि के साथ विद्युत धारा के प्रवाह में कमी आ जाती है, क्योंकि तापमान में वृद्धि के कारण कर्नेल के कंपन की आवृत्ति बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप धात्विक चालकों का प्रतिरोध बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है और चालकता में कमी आ जाती है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया बच्चों, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर ये पॉइंट समझ में आया। ये जो पॉइंट करवा रहा हूं ना, आगे की थ्योरीज आएंगी बहुत सारी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर बहुत सारी थ्योरीज आएंगी, वो सारी थ्योरीज इन्हीं के बेस पर क्लियर करनी है आपको। बार बार वही बात
रिपीट होगी, हमें एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है बच्चों। द इलेक्ट्रोलिटिक, अगर हम बात करें कंपैरिजन करें इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस से कि वहां रेजिस्टेंस जो है, वहां टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। कितनी शानदार बात है कि तापमान बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है इसकी, किसकी, विद्युत अपघट्यों की। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की कंडक्टेंस इंक्रीज होती है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। कैसे कैसे बच्चों, बच्चों सिंपल सी बात है, मैंने क्या किया, एक सिंपल सी बात बच्चों देखो कि मैंने क्या किया, मैंने ना एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले लो आप, है ना। जैसे मान लो कि मैं कोई इलेक्ट्रोलाइट ले रहा हूं CH3COOH ले रहा हूं, ये एक प्रकार का वीक इलेक्ट्रोलाइट है। आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, तो क्या होगा बच्चों, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा कि इनके बिटवीन जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, ये आयन इजीली डिसोसिएट होंगे, बहुत बढ़िया डिसोसिएट होंगे और पूर्णतः विघटित होने की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये दुर्बल विद्युत अपघट्य है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अपघटन की कोटि 1 से कम होती है, यानी पूर्णतः विघटित नहीं होते। लेकिन आप जैसे तापमान बढ़ाओगे ना, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो इसके विघटन होने की दर, इसके डिसोसिएशन की जो इसकी डिसोसिएशन की रेट ऑफ डिसोसिएशन है वो इंक्रीज हो जाएगा बच्चों। और जैसे इंक्रीज होगा तो आयंस जो है वो ज्यादा बनने शुरू हो जाएंगे, और जैसे आयंस बनेंगे तो मूवमेंट ऑफ आयंस होगा, और मूवमेंट ऑफ आयंस होगा तो क्या होगा बच्चों, मूवमेंट ऑफ आयंस, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा, विद्युत धारा उतनी ज्यादा उत्पन्न होगी बच्चों। मेरी बात समझ में आई। आपको एक बात मैंने बताई थी कि ना कि इसके अंदर जो रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है वो किसके कारण होता है, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन फोर्स। वो इंटर आयोनिक इंट्रैक्शन फोर्स, अंतरा आणविक आकर्षण बल के कारण इसमें प्रतिरोध उत्पन्न होता है बच्चों। वो प्रतिरोध जो उत्पन्न हुआ है ना, वो प्रतिरोध भी कम हो जाए, क्योंकि जैसे Na पॉजिटिव Ca मूव करना चाहेगा, है ना, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, और Cl पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा ना बच्चों, तो बीच में जो कोई भी Cl आ गया, इसके अंदर बैरियर का काम नहीं करेगा। इंटर आयोनिक अट्रैक्शन फोर्स, अंतरा आयनिक आकर्षण बलों में भी कमी आएगी। जब आप तापमान बढ़ाते हो ना, तो इनके बीच में भी आकर्षण बलों में कमी आती है, इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स में कमी आती है, डिक्रीमेंट आता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर ये दूर दूर चले जाते हैं। आपको अंडरस्टूड है बच्चों कि इंटर आयोनिक अट्रैक्शन फोर्स में डिक्रीमेंट आता है बच्चों। मेरी बात समझ में आई कि ये टेम्परेचर का इफेक्ट होता है बच्चों। इसीलिए उतने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस बनेंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस बनेंगे क्या होगा बच्चों, उतना ज्यादा करंट जनरेट होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, विद्युत धारा उत्पन्न होगी बच्चों। तापमान में वृद्धि के साथ विद्युत अपघट्य की चालकता बढ़ती, क्योंकि विद्युत अपघट्यों के अपघटन की दर बढ़ जाती है। एवं तापमान में वृद्धि के साथ अंतरा आयनिक आकर्षण बलों में कमी आती, जो प्रतिरोध को बढ़ाते हैं, और जो अंतरा आयनिक आकर्षण बलों में कमी आती है। अंतरा आयनिक आकर्षण बल वो होते हैं जो प्रतिरोध को बढ़ाते हैं, है ना, में कमी आती है। अतः विद्युत अपघटन चालकता में वृद्धि होती है। और ये 3 प्रकार के होते हैं ये वाले। ये चलते हैं आगे बच्चों, यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ, चले आगे 4th पॉइंट। अब आती है बात रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस इन मेटालिक कंडक्टेंस इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ कर्नेल्स, पॉजिटिव एंड ऑफ एटम। कर्नेल किसको बोलते हैं, पॉजिटिव एंड ऑफ एटम। और वाइब्रेशंस ऑफ कर्नेल्स, वाइब्रेशंस ऑफ कर्नेल के कारण रेजिस्टेंस होता है अबाउट देयर मीन पोजीशंस एंड विच हिंड्रेंस टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझे बात को, ये बात मैं इलेबोरेट कर चुका हूं। तो धात्विक चालक में प्रतिरोध कर्नेल के साथ टक्कर के कारण उत्पन्न होता है बच्चों। मतलब ये कर्नेल जो है ना, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में बाधा बन जाता है, और बाधा बनने के कारण प्रतिरोध होता है बच्चों। कर्नेल की सारी थ्योरी मैं समझा चुका हूं बच्चों आपको। आगे बात करने जा रहे हैं द रेजिस्टेंस ड्यू टू, सेकंड पॉइंट इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस का, कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा बच्चों। द रेजिस्टेंस ड्यू टू फैक्टर लाइक इंटर आयोनिक अट्रैक्शन सोल्यूट बच्चों। अब इसके अंदर जो रेजिस्टेंस उत्पन्न होगा वो इंटर आयोनिक अट्रैक्शन फोर्स के कारण जनरेट होगा। जब आयंस मूव कर रहे होंगे ना, तो अपोजिट चार्ज आयन उस आयंस को अट्रैक्ट करेगा, उस आयंस की मूवमेंट को हिंड्रेंस करेगा, बैरियर की फॉर्म में काम करेगा, उसको रोकेगा, तू मत जा, है ना। आयंस की गतिशीलता रुकेगी जब एक दूसरा विपरीत आवेशित आयन दूसरे वाले आयंस को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। ये 3 तरीके होते हैं। इंटर आयोनिक अट्रैक्शन 3 टाइप्स के होते हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट। अगर हम सॉल्यूट की बात करें और सॉल्वेंट की बात करें बच्चों, तो सिंपल सी बात है कि सॉल्यूट की बात करूं, जैसे मैं बात करूं सॉल्यूट, मैंने क्या मिलाया, NaCl मिलाया बच्चों। NaCl जब डिसोसिएट होगा तो Na पॉजिटिव बनेगा और Cl नेगेटिव बनेगा।
अब Na, बहुत सारे Na बन गए, बहुत सारे Cl बन गए। जब NaCl मूव कर रहे हैं तो Cl Na को रोक रहा है और NaCl को रोक रहा है ना। तो इस तरीके से हिंड्रेंस जनरेट होगी, मूवमेंट ऑफ आयंस में हिंड्रेंस आ गई, बाधा उत्पन्न होगी, आयनों की गतिशीलता में कमी आ गई बच्चों। इसीलिए ऐसा बोला जाता है। मेरी बात समझ में आई कि सोल्यूट हिंड्रेंस क्या होती है, सोल्यूट अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, यानी विलय आकर्षण बल, विलय आकर्षण। जैसे NaCl, ऐसे ही सोल्यूट सॉल्वेंट होता है। जब क्या करते हो, जब आप NaCl को यानी विलायक, जब आप NaCl को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हो, पानी के अंदर घोलते हो ना, जब तो क्या होता है कि उसका सॉल्वेशन हो जाता है, उसका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, उसका जल अपघटन हो जाता है। तो जल अपघटन होने के कारण क्या होता है बच्चों, आपको पता है, सिंपल सी बात है। जल अपघटन के कारण क्या होता है बच्चों कि बहुत सारे H2O आयंस Na पॉजिटिव को अपनी तरफ घेर लेते हैं। आपको पता है कि H2O में ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज होता है, और यही नेगेटिव चार्ज जो है ना Na को बाधित कर देता है, हिंड्रेंस कर देता है Na को मूवमेंट करने, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा जब आप Na को पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं, NaCl को। मेरी बात समझ में आई बच्चों? NaCl को जब पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो इसलिए Na पॉजिटिव ने H2O के मॉलिक्यूल्स को क्या कर लिया, कवर अप कर लिया। Na पॉजिटिव मूव नहीं कर पा रहा, तो इसलिए इसको बोलते हैं विलायक सोल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन फोर्स। अब आते हैं सॉल्वेंट। अब ये क्या होता है बच्चों, सॉल्वेंट अट्रैक्शन फोर्स की अगर मैं बात करूं तो सिंपल सा अट्रैक्शन फोर्स है बच्चों। ये क्या चीज है, आप मान लीजिए आप क्या कर रहे हो कि बहुत सारे H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, ये इकट्ठे सर्वाइव कर रहे हैं। नो डाउट इनमें कोई ना कोई तो अट्रैक्शन फोर्स होगा ना, कोई ना कोई तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसमें जो सर्वाइव कर रहे हैं। इसको ना अपने विस्कस फोर्स भी बोलते हैं, श्यानता या विस्कासिता बल भी बोलते हैं, जो इसके अंदर मिलता है। अगर मैं शहद ले लूं, सॉल्वेंट, अगर मैं हनी ले लूं तो हनी में भी क्या होगा बच्चों, हनी में भी तो बहुत ज्यादा विस्कोसिटी होती है, श्यानता होती है। तो ये भी तो रोकता है, ये भी तो डिसॉल्व करने को रोकता है। जब इसके अंदर आप इलेक्ट्रोलाइट डालोगे तो वो इजीली डिसॉल्व नहीं करेगा उसको, क्योंकि इसकी विस्कोसिटी ज्यादा है ना, श्यानता ज्यादा है। तो इसलिए ये मूवमेंट ऑफ आयंस में ये भी हिंड्रेंस जनरेट करेगा, बाधा उत्पन्न करेगा। तो बच्चों मेरी बात समझ में आई? द रेजिस्टेंस ड्यू टू फैक्टर लाइक इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स, सोल्यूट सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट, है ना। तो विद्युत अपघटनी चालकों में प्रतिरोध निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न होता है। अंतरा आयनिक आकर्षण बल कौन कौन से होते हैं, विलायक, है ना। इसके कारण ही इसमें प्रतिरोध उत्पन्न होता है। और ये प्रतिरोध जो है ना तापमान बढ़ाने पर कम हो जाता है बच्चों। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स में कमी आती है, आकर्षण बलों में कमी आती है। इसलिए तापमान बढ़ाने पर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस इंक्रीज होती है और मेटालिक कंडक्टेंस जनरली डिक्रीज होती है बच्चों। सारे पॉइंट्स आई होप आपको समझ में आ गए होंगे बच्चों। जल्दी बोलो शाबाश बच्चों। कोई भी मेरी आवाज प्रॉपरली आई हो, कोई दिक्कत आई हो बच्चों बताओ शाबाश कमेंट सेक्शन के अंदर। मैंने आपको एक लाइन को एक्सप्लेन कर दिया, विद नोट्स आपको समझा दिया बच्चों। कोई भी डाउट होगा आप मुझसे तुरंत पूछना। कल अपने नेक्स्ट क्लास करेंगे, कल अपने पढ़ने जा रहे हैं, कल अपने फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ेंगे बच्चों। कोई भी दिक्कत हो बच्चों बताना। शाबाश बच्चों, सारे नोट्स बनाओ प्रॉपरली, आपको डेली क्लासेस मिलने वाली हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर कल। थैंक यू बच्चों, बाय बच्चों। एनीवन डाउट देन कमेंट मी। ओके बाय बच्चों।